इम्पॉर्टेंट बात। कुछ और क्वेश्चन भी आ रहे हैं, वो भी जैसे विशाल जी का क्वेश्चन है कि पुष्पिंदर जी, इज द सिचुएशन सो ग्रिम विद रिगार्ड टू इंडियन मुस्लिम्स? आई फील WAKF बोर्ड शुड बी डिसॉल्व्ड एंड गवर्नमेंट शुड टेक कंट्रोल। क्या कहेंगे? मेरे भाई, आपको यकीन मानिए, मैं तो जितना असलम भाई पढ़ता हूं उतना डर जाता हूं, और शायद इसलिए नहीं डरता बल्कि मुझे लगता है कि आने वाले दिन कितने खौफनाक होंगे कि इस मुल्क के अंदर ये जो वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बना, ये 99 ये आजादी से पहले था, जिसपे सबकी सहमति थी। फिर उसके बाद आजादी के बाद 56 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, फिर 1995 में किया गया, और 2013 में तो इसको इतनी पावर दे दी गई है कि जिस मकान में मैं रहता हूं असलम भाई, वक्फ प्रॉपर्टी के लोग, वक्फ बोर्ड के लोग आए और वो ये कहें कि ये जो घर है आपका, ये हमारी प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर फला फला का मकबरा था और हमें यहाँ खुदाई करनी है। तो आप सोचिए, इस मेरे घर को खाली कराने के लिए वक्फ जो बोर्ड है उसके 2 मेंबर 3 मेंबर, उनको ये संविधान, भारत की संसद ने ये ताकत दी है, दे विल डायरेक्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू वैकेट दिस हाउस। ये कहा गया है कि आपको, अगर ये आपका घर है तो आपको क्लेम करने के लिए वक्फ बोर्ड का जो बोर्ड है उसके सामने आपको, यानी जो मेरा कातिल है उसी के सामने मुझे उससे रहम की भीख मांगनी है, और वहां उसके बाद मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। तो इस वक्त इतने ताकतवर उसको आपने वो दे दिए है कि आपने इस हिंदुस्तान की जितनी प्रॉपर्टी जो यहाँ एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती थी वो भी उनको दे दी। लाहौर के मकान खाली हुए तो वहां मुसलमान रह रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो मकान खाली हुए वो तो प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास है, मज़ारों की, किलाओं की, ताजमहल की, सब आपने उनको दे दिए। तो आपने इस देश की जमीन के ऊपर एक नाजायज कब्जे के लिए ये वक्फ बोर्ड बना दिया। अब वो वक्फ बोर्ड एक तरीके से मतलब कह सकते हैं कि क्या क्या अल्फाज में उसके लिए कम पड़ते हैं, लेकिन वो चल रहा है। अगर आप ये डिस्क्रिमिनेशन, जब लोगों को पता चलेगा, जब ये पब्लिक डोमेन में आएगा, जिस तरीके से आर्टिकल 35A को लेकर के मैंने कैंपेन किए, आजकल नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी और ये वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो बना है, इसको लेकर के मैं लोगों को समझा रहा हूं कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो वो तो थोड़ी देर की लड़ाई है कि कौन क्या बन गया, किसके पास क्या चला गया, ये नहीं है। अगर आपके जमीन पे आपका मालिकाना हक खत्म हो गया तो मुसलमान जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि इस बार बंटवारा नहीं होगा इस मुल्क का, इस बार हिंदुओं को तय करना है कहां जाना। ये खुल्लम खुल्ला डिस्कोर्स में कहते हैं लोग बात, कोई उसमें शर्म नहीं, किसी को लिहाज नहीं है, किसी को इस बात का गिल्ट नहीं है कि यार इतने लोग मारे गए थे और हम दिन भर कुरान को सर पे लेके घूमते हैं, आज तो कम से कम ये बात ना करें। लेकिन आप सोचिए कि भारत की मेजॉरिटी हिंदू के सामने अगर माइनॉरिटी इस तरह से बोलती है तो आप सोचिए कि हमने कितना ज्यादा उनको पावरफुल बना दिया है, कितना ज्यादा उनको सख्त बना दिया है। इसलिए सोनिया गांधी, वो तो इत्तेफाक है कि 2014 का चुनाव हार गई। उन्होंने जो कम्युनल वायलेंस बिल बनाया था असलम भाई, आप अपना सर दीवार में पटक के मारेंगे कि क्या ये हो रहा था इस मुल्क के अंदर, वो अगर आती तो पास होता। तो मेरा कहना यह है कि ये तमाम सारी चीजें, अगर ये मुल्क को चलाना है तो इस देश का धार्मिक ग्रंथ, इस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान होना चाहिए। संविधान में सब बराबर हो। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी के चक्कर में, देखिए भारत का हिंदू क्यों गुस्से में है, जब ये संविधान बना तो दलितों का, बैकवर्डों का एक रिजर्वेशन की बात की गई और बाबा साहब अंबेडकर इसके खिलाफ थे, उन्होंने कहा इसको 10 साल से ज्यादा नहीं चलाना है। लेकिन फिर मंडल कमीशन आया, वीपी सिंह आए और वीपी सिंह के दौर में ही पहला भारत का मुसलमान जो था वो वजीर दाखिला बना। तो आप सोचिए कि उन्होंने मंडल कमीशन ला करके इस समाज को और तोड़ा और उसको मजबूत कर दिया। तो पहले ही से ये हो गया कि साहब इतना % तो रिजर्वेशन है। अब आपको लगा कि मुसलमानों को नहीं दे सकते क्योंकि मुसलमानों के बारे में या मजहब के बारे में लिखा है कि मजहब के नाम पर हम भारत के संविधान में किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो आपने क्या किया, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बना दिया अलग से, और हज कमेटी बना दी जिसका जो है जिसका दर्जा स्टेचुटरी ऑर्डर उसका स्टेटस है। तो मेरे पैसे से पूरे देश भर में हज के जो ऑफिस चल रहे हैं वो मेरे पैसे से पल रहे हैं यार। माइनॉरिटी कमीशन का आपने जो है वो अलग से बजट दे रखा है। फिर स्टेट माइनॉरिटी कमीशन बना दिया आपने। अब स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ये कर रहा है कि लक्षद्वीप में 98% मुसलमान हैं, 2% हिंदू हैं, लेकिन स्टेट माइनॉरिटी कमीशन मालूम है क्या कहता है, नो 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 नो, 2% हिंदू इज इन मेजॉरिटी, 98% मुस्लिम इन माइनॉरिटी। तो दिल्ली का नेशनल कमीशन भी मेरा पैसा उनको भेजता है और वहां का लेह लद्दाख का जो माइनॉरिटी कमीशन है वो भी उसे। तो ये जो चीजें हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो,
चाहे ये माइनॉरिटी एजुकेशन हो। आज तक कहीं आपने सुना हिंदू हिंदू वक्फ बोर्ड बना हुआ है? आपने सुना हिंदू एजुकेशन बोर्ड बना हुआ है? कहीं सुना आपने? फिर उसके पैरेलल हजारों जो है मशरूम की तरीके से आपने मदरसे बना रखे हैं, और सब जानते हैं कि भारत के मदरसों में या पाकिस्तान के मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है। नोबडी इज रेडी टू। तो एक तरफ तो आप वहां से वो ब्रीड पैदा कर रहे हैं जो सड़कों पे खूरंदाजी करेंगे, जो इंटेलेक्चुअली हिंदुस्तान के हिंदुओं को डराएंगे, जो मारेंगे, जो काटेंगे। दूसरी तरफ आप संविधान की तह से उनको भारत के सिस्टम में डीएम और एसएसपी बना रहे हैं। आप फखरुद्दीन जैसा जज पैदा कर रहे हैं जो चरखी दादरी के अंदर ये कहता है कि हिंदू और मुसलमान का झगड़ा हुआ। चरखी दादरी हमारे हरियाणा के अंदर एक छोटी सी जगह है, वहां हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ और वो मुसलमान को कुछ पीट पाट दिया। वो मुसलमान कहा, उसने जज के सामने कहा कि साहब मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, और पुलिस मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रही। आप सोचिए कि जज अपनी कुर्सी पे बैठ के क्या कहता है, लानत है तेरे मुसलमान होने पर, तुझे गोली निकाल के इस हिंदू को मार देना चाहिए था, मैं तेरा भाई यहां बैठा हूं, मैं तुझे बचा लेता। ये भारत की जुडिशरी में फखरुद्दीन नाम का एक जज बैठ के ये कहता है। आप सोचिए कोई कह सकता है? आज इस देश में मेजोरिटी हिंदुओं की, लेकिन तब भी कोई हिंदू इस तरीके की बात नहीं कर पाता। तब भी हिंदू मेजोरिटी जब कोई ऐसा बात करता है तो हिंदू मेजोरिटी उसके खिलाफ खड़ी होती है कि नहीं ये तुम्हें कहने का हक नहीं है, ये गलत कहा। तो ये धीरे धीरे जो अब तक जो एक हल्की सी थिन लाइन बनी हुई थी, वो थिन लाइन टूट रही है। देखिए तो राम मंदिर का मामला हो, जी 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 जी, नहीं, ठीक प्लीज है। आप मैं बोलिए। 2 क्वेश्चन और लेता हूं, फिर आपसे कंक्लूसिव रिमार्क्स लूंगा। एक क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि पुष्पिंदर जी आपको नमस्ते कह रहे हैं। व्हाई रैशनल थिंकिंग लाइक माइन, वो मेरा कह रहे हैं, कैन नॉट बी द सोल्यूशन टू दोज इश्यूज कॉज्ड बाय इस्लामिस्ट लेफ्टिस्ट कोलैबोरेशन रादर देन जनरलाइजिंग एवरीथिंग एंड टारगेटिंग इस्लाम। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे कि कहते हैं ताहिर घोड़ा इस देश में कई हजार पैदा हो जाएं। अब ताहिर घोड़ा साहब तो यहाँ है नहीं, और जो रैशनल बात करते हैं वो कनाडा में बैठ के बात करते हैं। यहाँ रैशनल बात तस्लीमा नसरीन करती है, तो इस देश में इस बात से समझ सकते हैं कि तस्लीमा नसरीन जिसका कोई लेना देना नहीं, और भारत जो है इस देश में खवातीनों को लेकर के जो हमारे संस्कार हैं उसको लेकर के बहुत मानता है। उसने कुछ लिखा कि बाबरी मस्जिद टूटने के बाद वहां कैसे बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा गया, इतनी बात लिखी उसने। आज भी भारत के अंदर पिछले 30 साल से वो औरत दर दर भटक रही है, लेकिन भारत की किसी हुकूमत में इतना दम नहीं है कि उसको यहां की नागरिकता दे दे, क्योंकि उसको मालूम है कि तस्लीमा नसरीन को नागरिकता देंगे तो ये जो हमारा पाखंड है सेकुलरिज्म का और हिंदू का, ये उतर जाएगा और बड़ा मुश्किल होगा और मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा। इसलिए अदनान शामी को तो दी जा सकती है, इसलिए निकाह की एक्ट्रेस को तो दी जा सकती है, वो दोनों पाकिस्तानी हैं, लेकिन बांग्लादेश की उस मोहतरमा को नहीं दी जा सकती। वो रैशनल बात कर रही है, उसने आज भी ट्वीट किया है, लेकिन उसके ट्वीट पे तो गालियां पड़ती हैं, वो घर से नहीं निकल सकती, वो सिक्योरिटी के अंदर रहती है। तो ताहिर घोरा साहब, आप इस मुल्क में आ भी गए तो आप तो तस्लीमा नसरीन से ज्यादा खतरनाक होंगे। आप आते हैं, लोगों से मिलते हैं और लोगों को अंदाजा रहता है कि आपके चार, लेकिन लोग क्या 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 आप मुझे बताएं, तारिक फतेह साहब आपके दोस्त हैं, क्या उस देश में उनके ऊपर हमला नहीं हुआ? क्या उनको किस तरीके की गालियां दी जाती हैं, उनको क्या क्या नहीं कहा जाता? तो जब आपकी कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, तो आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी बेहतरीन इंसान हो, मेरे लिए हो सकते हैं, लेकिन उस कम्युनिटी को जिसको आप समझाने आए हैं वो तो तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसका जो एक एजेंडा है वो क्यों नहीं समझती, लोग इस बात को नहीं समझ रहे। हिंदुस्तान में मुसलमान का कम्युनल रहना, मुसलमान का नाजायज बातों को मनवाना, ये उनका एक हथियार है जो सफल रहा है। इट्स ए सक्सेसफुल वेपन सिंस 1947। तो आज वो इतनी मजबूत हो गई है कि वो नहीं चाहता, वो रैशनल बात सुनना नहीं चाहता। वो कहता है हम रैशनल बात तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में करेंगे, हम कश्मीर में करेंगे, हम जामिया में करेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके मुसलमान रहने और कम्युनल मुसलमान और एग्रेसिव मुसलमान रहने में भी उसको फायदा है। वो इन देश की सरकारों के पैसे से मजा कर रहा है, इस देश की सत्ता का मजा ले रहा है। इस देश में उसके साथ कुछ हो जाए तो ये होता है कि हिंदू स्टेट में मुसलमान को मार दिया गया, लेकिन कश्मीर में मर जाए, केरला में मर जाए, और हिंदू कश्मीर के अंदर मर जाए तो चिल्लाएगा नहीं, केरला में मर जाए तो चिल्लाएगा नहीं। तो इस देश में जहां जहां मेजोरिटी मुसलमानों की है, वहां हिंदू के साथ कुछ भी हो जाए तो वो उफ नहीं कर सकता। लेकिन एक घटना घट जाती है गाजियाबाद में, वो पूरी दुनिया में पूरे देश को बदनाम करके कहा जाता है ये मॉब लिंचिंग बन गया है, ये लिंचिस्तान बन गया है। तो उसमें उनको फायदा है, दे आर ग्रेट मास्टर, दे आर ब्लैकमेलर, और भारत की सरकारों ने किया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि बात वहीं पे आएगी लौट फिर के, कि जब तक आपको जमीन पे न उतारा जाए, आपको अपने उसमें न रखा जाए कि आप ये हैं, जमीन पे रहिए, तमीज से बात कीजिए, भारत का संविधान है,
ये नहीं होगा कि पुलिस आपके ऊपर गोली नहीं चलाएगी और हिंदुओं पे चलाएगी। ये जब तक नहीं आएगा तब तक मैं कहता हूं कि ताहिर भाई आपको अल्लाह जो है और उम्र दराज करे और करोड़ों ताहिर घोड़ा पैदा करे। लेकिन सवाल ये है कि जिनको आप समझाना चाहते हैं, जिनको आप बचाना चाहते हैं, वो आपको सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरी तो बात छोड़ दीजिए, तो वो तो आपके ऊपर भी एक टैग लगा देंगे, आप आरएसएस के एजेंट हैं, आप फलाने के एजेंट हैं। ऐसी होता है इस मुल्क के अंदर। जितने ऐसे लोग आए वो सब ऐसे ही खत्म हो गए। एनसी छागला को लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया, हामिद दलवई को नहीं लोगों ने कहा, जिसने वो किताब लिखी मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया। वो बहुत बड़े दानिश्वर थे, उन्होंने तो साफ साफ बताया कि मुसलमानों ने उस लीग ने क्या किया। लेकिन वो इस देश की राजनीति में सरकार कितनी भी मदद कर दे, आइसोलेट हो जाते हैं। देश में शहनवाज को बताइए किसने जिताया? इस देश में कभी जीत सकता है ये चुनाव? तो ये तो 2 नमूने बैठा रखे हैं बीजेपी ने, जैसे उनको लगता है भाई ठीक है हमारे पास भी ये होना चाहिए। तो कहां है? तो मैं वही कह रहा हूं कि आपने एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खोली, जिस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में खलीकुज़्ज़मान ने लिखा पाथवे टू पाकिस्तान में कि अगर एएमयू ना होती तो हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान ना होता। लेकिन उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारे यहां का मिनिस्टर जाए, कोई भी जाए, लेकिन वही झूठी बातें होती हैं। उसकी मजबूरी है कि उसको कहीं तो बात कहनी है, कहां कहे वो, और अपनी बात को बिटवीन द लाइंस कहना है, या फिर वो इग्नोर कर दे। तो जितने भी आप देखिए कि एएमयू जो एक थी उसने पाकिस्तान में क्या भूमिका निभाई, लेकिन आज तो आप देखिए कि मल्लापुरम में बन रही है, जहां हिंदुओं को बर्दाश्त करने को लोग तक नहीं है। बिहार में कटिहार में बन रही है, जहां 78% मुसलमान है। तो चारों जो आपको दिए सेंटर एएमयू बनाने के, उसमें वो भी वही बन रहे हैं जहां मुसलमानों का घेटो है। तो आपने उन्हें सेपरेट ही इतना कर दिया, उतनी दूर तक जा गए, और वो चाहते थे। धीरे धीरे वो अपने उस एजेंडे में कामयाब हो गए। इसलिए लोग कहते हैं कि लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो आज हिंदुस्तान में 100% हिंदू है, तब भी तो वो रो ही रहे ना, तब भी तो उनकी तकलीफें हैं। तो राहुल राजपूत मर रहा है, अंकित सक्सेना मर रहा है, और इतने सारे लोग मॉब लिंचिंग में मर रहे हैं। उसकी बात करना इस देश में कम्युनल है, और मुसलमान की बात करना सेकुलरिज्म है, लिबरलिज्म है। तो आप एक नैरेटिव बन गया है। इसलिए आज जो कन्फ्रंटेशन है वो ये है कि जो पुराना जो नैरेटिव है उसको हम जैसे लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सच को सच कहो, सारे धर्म बराबर हैं। सारे धर्म बराबर नहीं है, धर्म तो एक ही है, बाकी तो सिर्फ मजहब है। मजहब का मसीहा होता है, मजहब का पैगंबर होता है, उसकी किताब होती है। हमारी तो कोई किताब ही नहीं है भाई, हम तो सनातन के लोग हैं। सूरज को हाथ जोड़ के थैंक यू करते हैं कि तूने हमें एनर्जी दी। हम गंगा के पानी को कहते हैं तूने हमें पानी दिया, हे गंगा माँ तू हमारे ऊपर कृपा कर। तो हम तो नेचर को मानने वाले लोग हैं। ये मंदिर और घंटे और ये मंत्र तो बहुत बात की चीज है, बहुत बात की चीज है। तो हम जब तक किसी चीज को कन्फ्रंट नहीं करेंगे, ये बीमारी है, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये बीमारी है तो डॉक्टर सही इलाज करे। हमारे यहाँ बीमारी को ये कहा जा रहा है नहीं ये बीमारी नहीं है, ठीक कह रहे हैं। अब पूरी दुनिया उसको देख रही है। तो उसका इलाज तो जब होगा ना, जब ताहिर गोरा साहब कुछ करेंगे, जब ये वो लोग माने, मरीज ये माने कि मैं बीमार हूं। वो मानने नहीं चाहता।